द्वितीय महायुद्ध एवं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, द्वितीय महायुद्ध, इसमें बाबा साहब की सक्रियता और कांग्रेस, मोहनदास गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों की दूरदर्शी राजनीति, हम इस पर चर्चा करेंगे। द्वितीय महायुद्ध का कालखंड 15 सितंबर 1939 से लेकर 2 अक्टूबर 1945 तक रहा है। इटली का हुकुमशाह बेनितो मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका क्लारा पेडिचा, इनको 28 अप्रैल 1945 को इटली सेना द्वारा गोलियों से भूंजा गया। साथ ही मुसोलिनी की लाश चौराहा पर लटका दी गई थी। यह समाचार सुनते ही जर्मनी का हुकुमशाह एडॉल्फ हिटलर के हाथ में आ गया। वो जमीन के नीचे खंदक में रहता था। तब हिटलर ने उसकी प्रेमिका इवा ब्राउन के साथ एक साथ उन्होंने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या की, अर्थात अक्षय राष्ट्र ध्रुव राष्ट्र की वो हार हो गई। एकदम द्वितीय महायुद्ध में पराजय हो गया। फिर भी द्वितीय महायुद्ध रुकने के लिए या विजय घोषित करने के लिए 4 माह का अर्थात 2 सितंबर 1945 का इंतजार करना पड़ा। ये क्यों? ये भी हमारे सामने प्रश्न है। बाबा साहब को भारत को आज़ादी मिलने के लिए 15 अगस्त 1940 यह इतना कालखंड का इंतजार क्यों करना पड़ा? ये भी हमारे सामने प्रश्न है। क्योंकि द्वितीय महायुद्ध 2 सितंबर 1945 को खत्म हुआ था। फिर भारत को आज़ादी मिलने में यहाँ भी देरी दिखाई देती है। सवाल था यहाँ है 1943 में भारत को आज़ादी मिल सकती थी या नहीं। भारत का चले जाओ आंदोलन 1942 का रहा है और असफल भी रहा। गांधी का चले जाओ आंदोलन असफल भी रहा। ये 4-5 साल की भारत को आज़ादी में देरी रही है। इस देरी पर मैं सोचते रहता हूँ हमेशा, देरी क्यों हुई? ये प्रश्न मेरे मन में भी आता है। द्वितीय महायुद्ध में मित्र राष्ट्र जो देश थे वो सोवियत संघ, रूस, जिसके प्रमुख थे जोसेफ स्टालिन, अमेरिका के प्रमुख थे फ्रैंकलिन डेलिनो रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रमुख थे विंस्टन चर्चिल, चाइना के चियांग काई शेक अर्थात माओ सेतुंग, ये प्रमुख नेता और अन्य देश साथ में जुड़े थे। उनके विरोध में अक्षय राष्ट्र या ध्रुव राष्ट्र, जिसमें जर्मनी का प्रमुख एडॉल्फ हिटलर था, इटली का बेनितो मुसोलिनी था, जापान का हिरोहितो थी, ये सभी लोग हुकुमशाह थे। उनके राज में बड़ा अत्याचार होता रहा। बाबा साहब इस परिस्थिति को देखा करते थे, बड़े चिंतित भी थे उस कंडीशन से। तो बाबा साहब के सामने द्वितीय महायुद्ध में अगर हिटलर को जीत होती है तो अरिष्ट परिणामों को बाबा साहब ने भाप लिया और उन्होंने मित्र राष्ट्र को अपना समर्थन घोषित किया। महार रेजिमेंट उनके साथ थी, मित्र राष्ट्र के साथ में। तब कांग्रेस, मोहनदास गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन नेताओं ने बाबा साहब प्रति गुस्सा जाहिर किया। कुछ नेताओं ने बाबा साहब को गद्दार, देशद्रोही तक कह डाला। जो कांग्रेस थी या नेता लोग थे और द्वितीय महायुद्ध में मित्र देशों का साथ दे या ध्रुव राष्ट्र का साथ दे, इस
इस कश्मकश में हमेशा घिरती गई, उलझी रही। वे कभी हिटलर को मिलते थे तो कभी अंग्रेज को मिलते थे, निर्णय भी कभी लिया ही नहीं। आखिर में कांग्रेस ने मित्र देशों का समर्थन घोषित किया, जो पहले ही बाबा साहब दे चुके थे। तब कहा गई कांग्रेस की गद्दारी, देशद्रोही था। ये बाबा साहब की दूरदर्शिता को आपको समझना होगा। हमारे कुछ साथी, वाम साथी या कांग्रेस विरोधी भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 23 अक्टूबर 1943 को आजादी हिंद सरकार अर्थात आजादी हिंद सरकार का पहला प्रधानमंत्री को घोषित करने की बात करते हैं, बनने की बात करते हैं। उन्हें शर्म भी नहीं महसूस। साथ ही जापान, जर्मनी, इटली, थाईलैंड, बर्मा, क्रोएशिया, इन देशों का समर्थन भी बताते हैं। सुभाष चंद्र बोस के साथ में शाहनवाज खान, लक्ष्मी सहगल, पीके सहगल, इन लोगों का संदर्भ दिया जाता है। आजादी सेना का हेडक्वार्टर रंगून यानी बर्मा में था, ये भी बताया जाता है। और उन्होंने भारत के कोहिमा पर आक्रमण किया, ये संदर्भ दिया जाता है। मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो या मेघालय हो, इन राज्यों में मेरा दौरा रहा है। उन राज्यों में मेरी भेंट रही है, उन जगहों में मैं भेंट दिया हूँ। साथ में दक्षिण कोरिया भी मैं जा चुका हूँ, वहाँ के युद्ध स्मारक को मैंने भेंट दी है। द्वितीय महायुद्ध में महान रेजिमेंट पहली और तीसरी बटालियन ने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, दूसरी और 25वीं बटालियन ने बर्मा कोहिमा अभियान चलाया था। साथ ही आजादी सेना के सैनिकों को चने दबाया था, भारत से बाहर खदेड़ा था। इतिहास को मैं फिर कभी चर्चा करूंगा। फिलहाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस कार्यकाल इस विषय पर चर्चा करना आवश्यक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका संबंध भारतीय कांग्रेस से रहा है। वे 18 जनवरी 1948 से लेकर 29 अप्रैल 1941 तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने अध्यक्ष बनने के समय मोहनलाल गांधी का जो उम्मीदवार था उसको हराया था। आखिर में उसे निकाला गया। उन्होंने ऐसी परिस्थिति बनाई कि सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा और कांग्रेस भी छोड़नी पड़ी। फिर उन्होंने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष 22 जून 1939 से लेकर 16 जनवरी 1941 तक वो रहे। बाद में भारतीय युद्धबंदी जो लोग थे उसको मिलकर एक सेना स्थापित की, जो आजादी हिंद सेना कहलाई गई, जिसके 4 जुलाई 1943 से लेकर 18 अगस्त 1945 तक वो प्रमुख रहे। ये जो तीनों संगठन का कार्यकाल को हमको समझना है। साथ ही वियतनाम से सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ पटेल, इनको लौटना और इंडिया टुडे को 1933 में एक संयुक्त निवेदन प्रकाशित करना और वहाँ कहना है। सुभाष चंद्र बोस और वल्लभ भाई पटेल कहते हैं संयुक्त निवेदन में, वी आर क्लियरली ऑफ द ओपिनियन दैट एज ए पॉलिटिकल लीडर महात्मा गांधी हैज फेल्ड। कौन कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस और नेताजी वल्लभ भाई पटेल क्या कहते हैं? एज ए पॉलिटिकल लीडर महात्मा गांधी हैज फेल्ड। Gandhi is an old useless piece of furniture. He has done good service at his time. He has done good service in his time, but he is an obstacle now. But he is now obstacle. ये उनका कहना है।
1939 का कालखंड द्वितीय महायुद्ध का रहा है। सुभाष चंद्र बोस 4 जुलाई 1933 तक 1943 को आजादी आंदोलन में जुड़ते हुए दिखाई देते। सुभाष चंद्र बोस इनका जापान को जाना है। द्वितीय महायुद्ध में अक्षय राष्ट्र या ध्रुव राष्ट्र जापान, इटली, जर्मनी इसके साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करना है। ये बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि जापान देश ने कोरिया देश पर आधिपत्य मान लिया जापान में, और चाइना पर भी आक्रमण करना चाहते थे। जर्मनी ने रशिया के साथ मिलकर पोलैंड पर आक्रमण आधिपत्य कर दिया था, और फिर जर्मनी ने रशिया पर आधिपत्य जमाना चालू किया। उल्टा गेम रशिया पर हो गया। तब रशिया हिटलर को छोड़कर मित्र देशों के साथ जुड़ गया। फिर रशिया, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना इन देशों ने एक साथ मिलकर द्वितीय महायुद्ध लड़ने की नीति बनाई। तब गुलाब भारत पर ग्रेट ब्रिटेन का शासन था। हिटलर, मुसोलिनी, हिरोहितो इनकी शासन तुलना में अंग्रेजों का शासन कहीं ठीक था। बाबा साहब अम्बेडकर इस बातों को जानते थे। उनकी तुलना में अंग्रेजी गुलामी ठीक है। हिटलर की हुकुमशाही या जापान की झांझशाही ये भारत के लिए खतरा दिखाई देता, और सुभाष चंद्र बोस उनके घेरे में था। उनकी नीति साम्राज्यवाद नीति उनकी रहा है, साम्राज्यवाद विस्तार उनका रहा है, नीति रही है। परंतु कांग्रेस, गांधी, नेहरू, बोस इन नेताओं में दूरदर्शिता का अभाव था। वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। सुभाष चंद्र बोस फिर जापान में डेंगोई शहर में रहते थे, और 1930 में उन्होंने गुप्त रूप से इमली शिकल से शादी रख ली। 1937 में एमिलो शिकल से, वो बस उन्होंने कभी सार्वजनिक की ही नहीं। उनसे अनीता बोस प्राप्त बच्ची हुई। फिर जापान के राइहोकू विमान अड्डे से वो उड़ान भरी, और विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को उनको मृत्यु हुई। एक उनकी बड़ी ट्रेजेडी रही सुभाष चंद्र बोस की। गुलाम भारत की सामाजिक स्थिति बहुत ही बदतर थी। गुलाम भारत की जो सामाजिक स्थिति बहुत बदतर थी। कांग्रेस नेताओं को सत्ता प्राप्ति का सपना दिखाई देता था। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये प्रमुख कांग्रेस नेताओं को प्रधानमंत्री बनने की चाह थी। वही मोहम्मद अली जिन्ना भी उसी दौड़ में कूद रहे थे। सुभाष चंद्र बोस भी वही ख्वाब देख रहे थे, प्रधानमंत्री बनने की, प्राइम मिनिस्टर बनने की। उन सब में ख्वाब था। वही बाबा साहब अम्बेडकर अपने समाज का हित की बात सोच रहे थे। वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने समाज के हित की बात देख रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी वेदना भी रही, इसलिए उन्हें मोहनदास गांधी को कहा, मिस्टर गांधी, वेयर इज माय होमलैंड। बाबा साहब कहते हैं गांधी को, मिस्टर गांधी, वेयर इज माय होमलैंड। ये जो इतिहास बहुत बड़ा रहा है। क्रांतिकारी वर्ग भी आजादी के लिए लड़ रहा था। अंग्रेज शासन में ये सभी बातों को अंग्रेज बड़े अच्छे जानते थे। भारत की स्थिति को अंग्रेज बड़े अच्छे जानते थे।
जवाहरलाल नेहरू इनका लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी लेडी पमिला माउंटबेटन से गहरे संबंध थे, गहरे रिश्ते थे। अतः राजनीति को दिशा तय करना ये अंग्रेज सरकार भली भांति जानती थी। मोहनलाल गांधी के बारे में क्या कहे, आगे जाकर उन्हें राष्ट्रपिता घोषित कर दिया गया। भारत में हिंदू मुस्लिम लड़ाई चलती रही। आजादी 4-5 साल देरी से मिली है, तो हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। यही कारण रहा है, उनको शर्म भी नहीं आती। मुसलमान वर्ग ने अपने लिए पाकिस्तान ले चुके थे मुसलमान लोग। अर्जुन अपने अधिकार को लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा है। महा रेजिमेंट ने द्वितीय महायुद्ध में बाबा साहब अम्बेडकर के मार्गदर्शन में अपना दायित्व पूरा किया। आगे जाकर महा रेजिमेंट को बर्खास्त किया गया द्वितीय महायुद्ध के बाद में। जिसने आजादी के लिए अपना योगदान दिया और महा रेजिमेंट को बर्खास्त किया गया, भंग कर दिया गया। आगे जाकर बाबा साहब के प्रयास से महा रेजिमेंट का कार्यालय मध्य प्रदेश के सागर में खुला। महा रेजिमेंट ने भारत को 2 सेना प्रमुख दिए। महा रेजिमेंट ने भारत को 2 सेना प्रमुख दिए। बड़े महत्वपूर्ण विषय है। जनरल कृष्णस्वामी सुंदर जी, कृष्णराव और जनरल कृष्णस्वामी सुंदर जी, ये भारत को 2 सेना प्रमुख दिए महा रेजिमेंट ने। साथ ही 1 परमवीर चक्र, 1 अशोक चक्र, 1 पीवी अमर, 4 महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, पद्मश्री, ऐसे कई अनगिनत अवार्ड पुरस्कार महा रेजिमेंट को मिले। उनके नाम है, महा रेजिमेंट के नाम में है। आज भारत की स्थिति, सामाजिक स्थिति बदतर है और भारत की राजनीति भी बदतर है। सवाल है विकास भारत, समृद्ध भारत, कुशल भारत का बनाने का। विकास भारत, समृद्ध भारत, विकास भारत, समृद्ध भारत और कुशल भारत। हम कहाँ हैं? द्वितीय महायुद्ध तो हम मित्र राष्ट्र के साथ में जीत चुके हैं, आजादी मिल चुकी है, फिर भी हम आजाद नहीं है। ये बड़ी खेत की बात है। इस शब्द के साथ अपने शब्द को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।